कुछ कहानियां जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। अतीत के पन्नों में अक्सर कोई गहरा राज छुपा होता है। आकाश बहुत सालों बाद अपने गांव आ रहा था, अपनी होने वाली पत्नी काव्या के साथ। ये देख काव्या, ये वो नीम का पेड़ है जहां मैं बचपन में खेला करता था। और ये रास्ता सीधे हमारे पुश्तैनी अस्पताल की तरफ जाता है। गांव तो बहुत खूबसूरत है आकाश, लेकिन यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा सस्पेंस लग रहा है। तभी अचानक एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत उनकी राह रोककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा इशारा था। जलेबी ले लो, गर्मा गर्म जलेबी। वक्त रहते खा लो बेटा, वरना बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। आकाश, कौन है ये ताई? ये ऐसे क्यों देख रही हैं हमें? अरे डरो मत काव्या, ये हमारी दुकान की पुरानी ताई हैं। बचपन से यही जलेबी बेचती हैं। इन्होंने मुझे अपने हाथों से जलेबियां खिलाई हैं। आकाश ने झट से एक जलेबी उठाई और उसका एक बाइट लिया। वाह ताई, आपकी जलेबियों का स्वाद आज भी दुनिया में सबसे बेस्ट है। खा ले बेटा, खा ले, इस स्वाद को भूलना मत। मुझे तेरा ही तो इंतजार था। काव्या, तू भी चख, बहुत टेस्टी है। टेस्ट तो वाकई गजब का है ताई। तभी दूर से तेज कदमों की आहट हुई। आकाश के पिता ब्रिजेश और सौतेली माँ सावित्री वहां आ पहुंचे। अरे, तुम दोनों यहाँ सड़क पर ही खड़े रहोगे क्या? हम केबी से घर पर पलके बिछाए बैठे हैं, सीधे घर नहीं आ सकते थे। जी पापा, बस आ ही रहे थे। मम्मी जी प्रणाम, ये काव्या है। चलो काव्या बेटा, पहले घर चलो। बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? सब जैसे ही आगे बढ़ने लगे, जलेबी वाली ताई ने अचानक काव्या का पल्लू खींचा और उसके कान में फुसफुसाई। लड़की, इस घर की दीवारों के पीछे गहरा धोखा है। अपने आकाश को बचा सकती है तो बचा ले। काव्या ठिठक गई। उसने बुढ़िया की आंखों में देखा, जहां कोई पागलपन नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई छिपी थी। घर के अंदर सब बैठ गए। चाय नाश्ता शुरू हुआ। तभी आकाश की नजर कोने में लगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर पड़ी। वो उसकी असली माँ देवकी की तस्वीर थी। पापा, अगर आज मेरी सगी माँ देवकी जिंदा होती तो हमारी शादी देखकर कितनी खुश होती ना। हाँ बेटा, देवकी बहुत अच्छी थी, पर उसकी किस्मत में इतना ही लिखा था। खैर, अब सावित्री ने भी तो तुझे सगे बेटे से बढ़कर पाला है। आकाश बेटा, तू अपनी माँ को याद कर। मुझे बुरा नहीं लगता, वो ऊपर से तुझे देख रही होगी। मम्मी, मैंने कभी आपको अपनी सगी माँ से कम नहीं समझा। अगले दिन सुबह काव्या ने बाजार जाने के लिए आकाश से 2000 रुपए कैश मांगे, क्योंकि गांव में ऑनलाइन पेमेंट का नेटवर्क नहीं था। सावित्री छिपकर ये सब देख रही थी और उसके दिमाग में साजिश चलने लगी। उसी शाम आकाश का बचपन का दोस्त विक्रम मिलने आया। अरे आकाश के बच्चे, तू गांव आ गया और मुझे बताया तक नहीं। साले, कितना मोटा हो गया है तू। अरे विक्रम, मोटा मैं नहीं, तू हो गया है भाई। अच्छा मिल, यह है काव्या, तुम्हारी होने वाली भाभी। अरे नमस्ते भाभी जी। भाई, जोड़ी एकदम नंबर 1 है तेरी। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, जलेबी ले लो। आकाश जलेबी लेने बाहर चला गया। पीछे से सावित्री को अकेले में आकाश का कान भरने का मौका मिल गया। आकाश बेटा, जरा इधर आ। मुझे ये काव्या लड़की ठीक नहीं लग रही। वो हर वक्त तुझसे पैसे ऐंठती रहती है, और जब तू बाहर गया तो वो तेरे दोस्त विक्रम को अलग ही नजर से देख रही थी। मुझे तो लगता है वो सिर्फ तेरी जायदाद के पीछे है। मम्मी बस कीजिए, काव्या ऐसी बिल्कुल नहीं है। प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। आकाश ने मम्मी की बात को टाल दिया, लेकिन ब्रिजेश और सावित्री ने अब अपना आखिरी पासा फेंका। एक रात ब्रिजेश ने आकाश को अपने कमरे में बुलाया। देख बेटा, काव्या के घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए तुम लोग छिपकर शादी कर रहे हो। लेकिन मुझे डर है कि अगर वो लड़की कल को धोखा दे गई तो कानून के चक्कर में हमारी जमीन, घर, फैक्ट्री सब कुछ हड़प लेगी। आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए पापा? तुम ये सारी जायदाद सेफ रहने के लिए मेरे नाम ट्रांसफर कर दो।
जब तुम्हारे नाम कुछ होगा ही नहीं तो वो कुछ छीन नहीं पाएगी। शादी के बाद मैं सब वापस तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है पापा, आप जैसा कहें, मैं कल ही कागज साइन कर दूंगा। अगले दिन वकील कागजात लेकर आया। आकाश जैसे ही पेन उठाने वाला था तभी जलेबी वाली ताई हॉल में आ गई। जलेबी ले लो बाबू। अरे आकाश बेटा, ये ले जलेबी। और तभी ताई के हाथ से मीठी और चिपचिपी चाशनी का पूरा कटोरा सीधे उन वसीयत के कागजात पर जा गिरा। सारे कागजात पूरी तरह खराब हो गए। अरे पगली बुढ़िया, ये क्या कर दिया तूने? पूरा काम बिगाड़ दिया। अरे मालिक, गलती हो गई। बुढ़ापा है ना, हाथ कांप गया। ब्रिजेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। ताई ने जाते जाते आकाश के कान में कहा, जायदाद बाप के नाम क्यों कर रहे हो बेटा? इस घर का असली मालिक कौन है, कभी पता किया? आकाश के मन में शक बैठ गया। शाम को वो गांव में टहलते हुए विक्रम के घर गया, जहां विक्रम के बूढ़े बाबा बैठे थे। अरे आकाश बेटा, तुम्हारा बाप ब्रजेश तो तुम्हारी माँ देवकी का मामूली नौकर हुआ करता था रे। पता नहीं तुम्हारी अमीर माँ उसके झांसे में कैसे आ गई। तुम्हारी माँ की मौत भी एक रहस्य है बेटा। क्या? नौकर? माँ की मौत का रहस्य? आकाश भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि घर में हंगामा मचा है। सावित्री रो रही थी। आकाश बेटा, काव्या घर के सारे गहने लेकर भाग गई। तिजोरी खाली है और उसका फोन भी बंद है। नहीं, काव्या ऐसा नहीं कर सकती। आकाश अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। रात के सन्नाटे में उसे घर के बेसमेंट से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। वो टॉर्च लेकर चुपचाप नीचे गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। काव्या वहां कुर्सी से बंधी हुई थी। काव्या, तुम यहाँ? पापा ने तो कहा तुम भाग गई। आकाश, मैं भागने वाली थी तुम्हें सब बताने के लिए, पर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने ब्रिजेश और सावित्री को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि जैसे ही तुम जायदाद उनके नाम करोगे, वो हम दोनों को जान से मार देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हारी असली माँ देवकी को जहर देकर मारा था। क्या? उन दोनों ने मेरी माँ को मारा? आकाश काव्या को लेकर जैसे ही ऊपर आया, सामने ब्रिजेश हाथ में बंदूक और नए कागजात लिए खड़ा था। साथ में सावित्री भी थी। देख लिया बेटा, अब ज्यादा होशियारी मत कर, वरना इस लड़की के साथ तू भी मरेगा। चुपचाप इन कागजों पर साइन कर। तुम दोनों ने मेरी माँ को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साइन कर, वरना गोली मार दूंगा। आकाश ने मजबूरी में कागज पर साइन कर दिए। ब्रिजेश जोर से हंसा, अब सब कुछ मेरा है। तभी अचानक पीछे से विक्रम, पुलिस और वो जलेबी वाली ताई अंदर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरे घर में घुस आए हैं और ये प्रॉपर्टी अब कानूनी तौर पर मेरी है। ब्रिजेश, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी तब होगी जब ये आकाश की होगी, और आकाश की तब होगी जब मैं मर चुकी होंगी। देवकी, तुम जिंदा हो? हाँ ब्रिजेश, मैं जिंदा हूँ। उस रात जब तुमने मुझे जहर देकर कुएं में फेंका था, तो विक्रम के बाबा ने मुझे बचा लिया था। इतने सालों से मैं इसी गांव में भेष बदल कर रह रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी। और ये काव्या कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक अंडरकवर प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम्हारा असली चेहरा आकाश के सामने आ सके। और ब्रिजेश जी, जो वसीयत आपने साइन करवाई है वो नकली है। असली कागजात तो पुलिस के पास हैं, और आपकी इस साजिश की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग इस घड़ी में कैद हो चुकी है। बहुत सातिर खिलाड़ी थे ब्रिजेश बाबू, पर इस बार तुम्हारी बाजी उल्टी पड़ गई। चलो अब जेल में चक्की पीसो। पुलिस ब्रिजेश और सावित्री को घसीटते हुए ले गई। हॉल में अब सिर्फ खुशियां थीं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी असली माँ को नहीं पहचान पाया। पगले, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। अच्छा, ये रोना धोना बंद कर। ये बता, अपनी माँ के हाथ की गरम गरम जलेबी खाएगा? माँ, आपकी जलेबियों को मैं कभी मना कर सकता हूँ क्या? और मम्मी जी, अब मिशन पूरा हो गया है, तो मुझे भी जलेबी की सीक्रेट रेसिपी सिखा दीजिए। सब जोर से हंस पड़े। सालों बाद उस घर से साजिशों का अंधेरा छटा था और न्याय की